हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम कल 3 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं। यदि आपका पेपर 3 अगस्त को, 4 को, 5 को या 6 अगस्त को होने वाले हैं, तो आज का अंतिम रामबाण पेपर आप जरूर तैयार कर लेंगे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पेपर में जो साइंस के 25 सवाल आने वाले हैं वो किस तरह के पूछे जा सकते हैं। जीके और करंट अफेयर में 20 सवाल कैसे आएंगे आपको इसी क्लास से पता चलने वाले हैं। और साथ में मैथ के जो 25 सवाल आएंगे वो किस तरह के और किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको इस क्लास से पता चलने वाले हैं। और रीजनिंग में जिस तरह से सबसे ज़्यादा 30 सवाल पूछेंगे, किन टॉपिक से अधिकतर देखने को मिलेगा, कौन कौन से नए नए सवाल देखने को मिलेगा, इस क्लास से आपको पता चलने वाले हैं। तो साथियों, यदि आपका एग्जाम 3 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच में होने वाले जो पहले फेज में आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाले हैं, तो बस इस क्लास के रामबाण पेपर के सभी प्रश्नों को जरूर तैयार करेंगे। क्योंकि साथियों, जिस तरह से ग्रुप डी के पेपर में अभी तक सवाल देखने को मिले हैं, उसी तरह नए पैटर्न को देखते हुए ये पहला पेपर आपके लिए हमने तैयार कर दिया एग्जाम से ठीक एक दिन पहले। ठीक है, तो चलिए साथियों, इस पेपर को हल करते हैं। और पेपर को हल करने से पहले आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बता दीजिए, क्योंकि ये क्लियर है भाई कि 3 अगस्त को जिस तरह से तीनों शिफ्टों में जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग के सवाल आएंगे आपके आने वाले शिफ्टों में, उसी तरह भी क्वेश्चन आने वाले भाई। रेलवे भर्ती बोर्ड ऐसे ही सवाल पूछती है, तो इसलिए भाई आपके आने वाले शिफ्टों के लिए हमें पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाना है। तो आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए साथियों, आज का पहला प्रश्न, जब कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित होता है तो अंतरकणीय स्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित होता है तो अंतरकणीय स्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा, यह बढ़ता है। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो साथियों, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो याद रखिए भाई, वन जो होते हैं ना, ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 के राइट आंसर क्या बनेंगे। जीव द्रव्य झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर जो तरल सामग्री होती है उसे क्या कहा जाता है। तो साथियों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर एक तरल सामग्री होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, उपकला उत्तक का प्राथमिक कार्य क्या है। उपकला उत्तक का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या होता है। तो साथियों, सुरक्षा होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के राइट आंसर क्या बनेंगे। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन पर कौन सा उत्पाद निर्मित होता है। तो साथियों, याद रखिएगा, एक CO2 और जल उत्पाद निर्मित होते हैं। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, और आगे बढ़ने से पहले जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, यदि साथियों आपके पास केवल भाई 24 घंटे का समय बाकी है, तो इस PDF का पढ़ सकते हैं। इसमें कंप्लीट आपको साथियों प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। प्लस आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके पेपर में किस तरह से भाई जीके के जो सवाल आने वाले हैं, मैथ के सवाल कैसे आने वाले हैं, रीजनिंग और साइंस के कंप्लीट आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इस PDF की खासियत बात है कि कम समय में आपकी ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। ठीक है, यदि साथियों ये PDF आपको चाहिए तो देखिए व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मात्र वही 25 रुपये पे करके ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मंगा लीजिए। हाई स्कोरिंग के जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक के मिल जाएंगे आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस सिलेक्शन की आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी इस PDF से। यदि आपको चाहिए तो भाई इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके 25 रुपये पे करके सारे क्वेश्चन मंगा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि नहीं है। तो साथियों, इनमें से कौन सी सिंचाई की विधि नहीं है। तो याद रखिए भाई, जो रोधी बांध होते हैं ये सिंचाई की विधि में नहीं आते हैं। जो चेक डैम होते हैं भाई उसे रोधी बांध कहते हैं। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, निम्नलिखित में से कौन सी जनन विधि समष्टि में अधिक विविधता उत्पन्न करेगी। कौन सी जनन विधि समष्टि में अधिक विविधता को उत्पन्न करेगी। तो साथियों, लैंगिक जनन है।
ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है? कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है? तो वनस्पति प्रवर्धन है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, 2 कार्बन परमाणु और 1 हाइड्रोक्सिल यानी कि OH प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम क्या है? बताइए। 2 कार्बन परमाणु और 1 हाइड्रोक्सिल प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम क्या होगा? तो याद रखिए भाई, एथेनॉल होगा। देखिए OH लगा है तो एथेनॉल हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही लेंस सूत्र को निरूपित करता है? तो साथियों आपको ग्रुप डी एग्जाम देने से पहले जो हमारा प्लेलिस्ट है भाई उसको तैयार कर लेना है, क्योंकि जितना भी क्लास हुआ है सारे क्लास में साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026-27 नाम से प्लेलिस्ट है। प्ले लिस्ट के साथियों आप जल्दी से सारा क्लास को देख लीजिए भाई, यदि आपके पास कुछ समय बाकी है तो, ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बने हैं साथियों क्लास में वो आपके एग्जाम के लिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो बताइए साथियों कौन सा व्यंजक सही लेंस सूत्र को निरूपित करता है? तो भाई याद रखिए 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस में 1/u होता है। ये आपका बिल्कुल सही लेंस सूत्र होता है भाई। तो देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। ये है भाई कि इसमें माइनस होता है भाई ने, एक सेकंड भाई, इसमें 1/v माइनस 1/u होता है भाई, ये माइनस वाला होता है। क्लियर, तो इस सवाल का कौन सा ऑप्शन होगा? माइनस। देखिए सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, याद रखिए भाई प्लस नहीं होता माइनस होता है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, एलिफैटिक कार्बन यौगिकों में बनने वाले आबंध की प्रकृति कैसी होती है? एलिफैटिक कार्बन यौगिकों में बनने वाले आबंध की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्यान दीजिए सहसंयोजक होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होंगे? यदि किसी चालक में धारा की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो उस पर लगने वाले बल की दिशा कैसी होगी? बताइए साथियों। यदि किसी चालक में धारा की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो उस पर लगने वाले बल की दिशा कैसी होगी? तो उत्क्रमित हो जाएगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। इस क्लास के सारे क्वेश्चन को देखना है, इस क्लास को आपको पूरा देखना है। ठीक है, डिटर्जेंट निम्नलिखित में से किस में कार्य कर सकते हैं? बताइए साथियों, डिटर्जेंट किस में कार्य कर सकते हैं? तो वो साथियों कठोर और मृदु जल दोनों में कर सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाचन प्रक्रिया के दौरान आमाशय से स्रावित होता है? कौन सा एंजाइम पाचन प्रक्रिया के दौरान आमाशय से स्रावित होता है? तो वो साथियों पेप्सिन है भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में किस प्रकार का आबंधन पाया जाता है? साथियों अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में किस प्रकार का आबंधन पाया जाता है? दोस्त मेरे याद रखिए सहसंयोजक पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? किसी धातु के निष्कर्षण की विधि किस पर निर्भर करती है? किसी धातु के निष्कर्षण की विधि किस पर निर्भर करती है? तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। किसी धातु की जो निष्कर्षण की विधि होती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, बोर का मॉडल केवल किस पर प्रयुक्त होता है? तो साथियों जो बोर का मॉडल होता है वो केवल किस पर प्रयुक्त होता है? तो भाई वो केवल हाइड्रोजन में प्रयुक्त होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर क्या पूछ सकते हैं भाई? निम्नलिखित में से किस विकल्प को वंशागति के नियमों के निर्माण में मिंडल की सफलता का कारण माना जा सकता है? किस विकल्प को वंशागति के जो नियम है इसके निर्माण में मिंडल की सफलता का कारण माना जा सकता है? तो भाई वह एक सुप्रशिक्षित वैज्ञानिक थे, इसको माना जा सकता है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, कौन सी अधातु धातुओं की तरह द्वितीय चमक यानी कि लस्सरस साइन प्रदर्शित करती है? कौन सी अधातु धातु की तरह द्वितीय चमक यानी कि लस्सरस साइन प्रदर्शित करती है? तो वो साथियों आयोडीन है भाई।
ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे तैयार कर लीजिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? मादा जनन तंत्र के किस भाग में अंड शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है? मादा जनन तंत्र के किस भाग में जो अंड होते हैं वो शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है? तो भाई फैलोपियन ट्यूब है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिंब वाहिनी नली बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को, कौन सा नियम धारावाही लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने में मदद करता है? साथियों, कौन सा नियम धारावाही लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने में मदद करता है? तो साथियों दाहिने हाथ के अंगूठे का जो नियम है ना, ये करता है भाई मदद। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो भाई ब्रोमीन पाई जाती है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, निम्नलिखित में से क्या जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है? ये सवाल हर बार रिपीट करता है कि क्या जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है, यानी एब्सेंट रहता है। तो क्लोरोप्लास्ट भाई, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को हल करिए। विद्युत धारा के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो जूल का तापन कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का जो आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 44 होता है ना। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए भाई, आपको स्टैटिक जीके का भी सवाल तैयार करके जाना है। ऐसा ना हो कि भाई आप केवल करंट का सवाल पढ़ के जाएं और ग्रुप डी में आपके स्टैटिक प्लस करंट दोनों आ जाएं। ऐसा हुआ तो 2019 के पेपर में, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, गद्दी नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जो गद्दी नाटी है साथियों किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भाई ये हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गद्दी नाटी। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, गौरी दिवाकर एक प्रसिद्ध कौन से नर्तकी हैं? गौरी दिवाकर एक प्रसिद्ध कौन से नर्तकी हैं? तो कथक नर्तकी हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अवनद्य वाद्य नहीं है? तो साथियों कौन सा अवनद्य वाद्य इनमें से नहीं है? तो मंजीरा अवनद्य वाद्य नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए भाई, राजस्थान का गणगौर त्यौहार जो देवी पार्वती को समर्पित है कितने दिनों तक मनाया जाता है? राजस्थान का गणगौर जो त्यौहार है जो देवी पार्वती को समर्पित है, तो कितने दिनों तक मनाया जाता है भाई? तो ये पूरे 18 दिनों तक मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, मिल्खा सिंह ने किस ओलंपिक खेलों में रनिंग फाइनल में 400 में चौथा स्थान हासिल किया था? यानी साथियों किस ओलंपिक खेल में मिल्खा सिंह ने भाई रनिंग फाइनल में 400 में ना 4th पोजीशन प्राप्त किया था? तो भाई ये रोम ओलंपिक खेल 2000 कब हुआ था साथियों? कोई बता सकता है? रोम जो ओलंपिक खेल हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइए इस सवाल का राइट आंसर आप लोग तो, कि रोम ओलंपिक खेल किस वर्ष में हुआ था, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, पुस्तक छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथियों जो पुस्तक है छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथियों ये अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को हल करिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर अपने कामुक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों मेरे कौन सा मंदिर अपने कामुक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो वो साथियों खजुराहो मंदिर है भाई, अपने कामुक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष शुरू किया था? भारत सरकार ने जो स्मार्ट सिटी मिशन है इसको किस वर्ष शुरू किया था? तो भाई 2015 में शुरू किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 को हल करिए, हड़प्पा नगर नियोजन की एक अद्वितीय विशेषता क्या थी? तो साथियों हड़प्पा नगर नियोजन की जो एक अद्वितीय विशेषता वो क्या थी? तो भाई ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें थी भाई। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, बौद्ध साहित्यिक कृति महावंश की रचना मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी?
बौद्ध साहित्यिक कृति महावंश की रचना मूल रूप से किस भाषा में की गई थी? दोस्त मेरे याद रखिए, पाली भाषा में की गई थी। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। याद करते चलेगा सभी स्टूडेंट। यदि साथियों आप क्लास में हैं तो भाई क्लास को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे सभी स्टूडेंट। मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेश त्री शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया गया था? तो साथियों मौर्य साम्राज्य के दौरान जो प्रदेश त्री शब्द है किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया गया था? तो भाई याद रखिएगा अपराधियों के दमन के लिए जिम्मेदार अधिकारी के लिए प्रदेश त्री शब्द का प्रयोग किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। तख्त बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? तो साथियों तख्त ए बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? तो यह है ना गुंडो फर्नेस का उल्लेख करता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए भाई। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान राजधानी को लाहौर कौन लाया था? दिल्ली सल्तनत काल के दौरान राजधानी को लाहौर कौन लाया था? तो इल्तुतमिश लाए थे भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। चलिए साथियों एक सवाल का राइट आंसर बताइए कि इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी कौन थी? उत्तराधिकारी कौन बनना था? कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों सभी स्टूडेंट। इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन बना था? पेपर में डायरेक्ट ये सवाल पूछता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प्पा नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया था? बताइए ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने भाई हड़प्पा नीति को समाप्त कर दिया था? तो साथियों लॉर्ड शायद कैनिंग थे ना भाई। बिल्कुल, तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भाई 40 कॉल करिए। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो साथियों अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा था भाई, यही अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य टारगेट था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को हल करिए। एक भारतीय महिला समाज सुधारक किसको 1910 में भारत स्त्री मंडल की स्थापना के श्रेय दिया जाता है? बताइए साथियों एक भारतीय महिला समाज सुधारक किसको 1910 में भारत स्त्री मंडल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो भाई याद रखिए सरला बाला देवी चौधरानी को दिया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 को। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम माउंट बेटन योजना पर आधारित था? साथियों कौन सा अधिनियम माउंट बेटन योजना पर आधारित था? तो सर जी तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये भाई माउंट बेटन योजना पर आधारित था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए भाई। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं गठन के बारे में प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं गठन के बारे में प्रावधान करता है? तो ये भाई अनुच्छेद 243 आर में वर्णन किया गया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 को हल करिए। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? ये तो आसान सवाल है भाई। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह? तो शुक्र को बोलते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 को हल करिए। टैरिफ सुधार व्यापार के उदारीकरण के लिए केंद्र थे। 1991 के बाद आयात टैरिफ का क्या हुआ? तो साथियों टैरिफ सुधार व्यापार के उदारीकरण के लिए केंद्रित थे, लेकिन 1991 के बाद आयात टैरिफ का क्या हुआ था? तो आयात धीरे धीरे कम होता गया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। अगला सवाल को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा? अब साथियों रीजनिंग के सवालों को हल करिए। देखिए यदि का ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है। आपके पेपर में सबसे ज़्यादा रीजनिंग का 30 सवाल आएंगे। तो टारगेट आप सभी को हम दें भाई 30 में से 30 सवाल सही होना चाहिए। यही टारगेट आप सभी का होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए इससे आपके पेपर में लगभग 3 सवाल पूछा जाएगा इस पैटर्न पे। तो पहले इस समीकरण को आप बनाएंगे। इसमें आपका देखिए नंबर और अक्षर दिया है, तो अक्षर का अर्थ प्रश्न में दिया गया क्या है, गुणा है, भाग है, माइनस है या प्लस है। तो पहले समीकरण को आप बना लेंगे। 17 देखिए 20 में दिया है, 17 के बाद बी दिया है, तो बी का अर्थ देखिए गुणा दिया है, तो बी की जगह गुणा रखिए 17। फिर देखिए सी है, सी का अर्थ क्या है प्लस है, तो सी की जगह प्लस करिए 324। 324 के बाद देखिए ए है, ए का अर्थ भाग है, तो ए की जगह भाग करिए 9। 9 के बाद देखिए डी है, डी का अर्थ माइनस है, यहाँ पे देखिए डी का अर्थ माइनस है, तो डी की जगह माइनस करिए। तो इसको अब हल करिए आप लोग बॉर्ड मास के नियम अप्लाई करिए। 17 गुणे 17 यानी 17 का स्क्वायर यहाँ पे कर सकते हैं 289 होता है भाई, प्लस 9 का भाग 324 में कितना आएगा 9 3 27,
32 में 27, 5 54, 9 6 54 यानी 5 बने। 35 बार में सातों कटेगा 9 से, 324 माइनस 322 है। अब 289 है और ये 35 है, इसको जोड़िए 289 35 कितना होगा, 289 में हम 11 दे देंगे 300 और यहाँ से 35 में से 11 24 यानी कि सातों 324 आएगा, माइनस 22 आएगा। तो अब देखिए 324 में से 22 को घटाएंगे तो सातों कितना आएगा, यहाँ से 324 में से 22 को घटाएंगे तो सातों 302 आना चाहिए भाई। लेकिन इस सवाल का 303 आंसर कहाँ से है भाई, 9 5 8 3 11 12 2 1 3, 324 में से 22 ठीक है ना भाई, ठीक क्लियर है। 9 6 1 सेकंड साथ, 1 सेकंड, वही तो सिली मिस्टेक हुआ है हम लोग का मेरे दोस्त। जब 9 का भाग 324 में दिया तो 9 3 27, 32 5 9 6 54 तो 36 बार में होगा भाई, माइनस 22। अब देखिए 289 36 कितना हो जाएगा भाई, 9 6 15 का 5 8 3 11 12 का 1 2 325 आएगा भाई। अब देखिए आ जाएगा 325 में 22 घटाएंगे 303। अब देखिए क्लियर हो गया ना, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर, आप सभी को ये सवाल समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा। एक निश्चित कुट भाषा में OMER को 1834 के रूप में और डेमो को 5148 के रूप में कुटबद्ध किया था, तो दी गई भाषा में डी के लिए कुट क्या होगा। दोस्त मेरे OMER इसमें देखिए 4 अक्षर किया है तो इसके लिए अलग 4 कोड भी किया है। डेमो में देखिए 4 अक्षर है तो इसके लिए अलग 4 कोड किया भाई 5148। तो पूछा किसका कोड, डी का। तो देखिए जिसमें जो पूछा रहता है, जो अक्षर जिसमें रहता है उसी में आंसर आता है। तो डी देखिए पूछा तो डेमो में डी दिया है लेकिन ओमेर में डी नहीं दिया है। तो साथियों आप क्या करिए, आप ऑप्शन से ना एलिमिनेट करवा दिए जिसमें डी नहीं है। ओमेर में देखिए डी नहीं है तो इसके कोड वाले में एलिमिनेट करवा दीजिए। जैसे देखिए तो एक आपका ओमेर में ऑप्शन में 1 है तो एलिमिनेट करवा दीजिए। 8 देखिए साथियों ओमेर में ऑप्शन में 8 एलिमिनेट करवा दीजिए। ओमेर में देखिए 4 है, ऑप्शन में 4 है, एलिमिनेट करवा दीजिए। तो बच रहा कौन सा, ए बच रहा है। तो यही आपका डी का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और डी के सामने देखिए 5 दिया भी है। देखिए पहला मेथड तो ये है साथियों कि आप ऑप्शन से एलिमिनेट करवा दीजिए जिसमें जो अक्षर पूछा रहेगा नहीं रहेगा। तो जैसे ये सवाल हमने हल किया उसी प्रकार से दूसरा मेथड क्या होता है। दूसरा मेथड देखिए पहले तो कॉमन हम चेक करेंगे, कॉमन नहीं मिलेगा क्योंकि डी पूछा है तो डी केवल एक ही में है, डेमो में, ओमेर में नहीं। तो इनका जो दोनों का कोड होगा इनमें नंबर को कॉमन करेंगे, जो इनका कोड होगा इनके नंबरों को कॉमन करेंगे। जैसे देखिए ओमेर में 1 है और डेमो में 1 है तो ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। 8 देखिए साथ ओमेर में है, डेमो में भी 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर साथ देखिए ओमेर में 4 है, डेमो में 4 है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। बच रहा साथियों कौन, 5 बच रहा है इसमें। देखिए डेमो में और ओमेर में 3 बच रहा है। डी किस में है भाई, डेमो में, तो इसमें 5 बचा तो यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से भी आप सॉल्व को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 को हल करिए भाई। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। 1 है 21, 1 है 23, 1 है 27, 1 है 33, 1 है 41। ऐसा काम करिए केवल 21 23 27 33 41 का रिलेशन बना लीजिए। 21 23 27 33 41, 21 से 23 प्लस 2, 23 27 प्लस 4, 27 33 प्लस 6, 33 41 प्लस 8, 2 4 6 8 यानी 10 प्लस 10 करना होगा। 41 में 10 जोड़ देंगे 51 यानी 1051 आएगा टोटल। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे भाई। 10 तो सभी में कॉमन है तो कितना आएगा, 1051 टोटल आपका आंसर आएगा, जो कि साथों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आपके पेपर में आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 49 को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। साथियों इस बार अक्षरों का श्रृंखला दिया है। हमने आपको कई बार बताया है कि आपको केवल पहले अक्षर का रिलेशन बनाना है, ओ यू टी यस और आर का, यू टी यस आर, यू 21 टी 20 यस 19 आर 18। भाई देखिए 21 से 20 -1, 20 19 -1, 19 18 -1, इसमें लॉजिक -1 का है तो 18 से घटाएंगे 17, 17 पे कौन अक्षर आता है, क्यों आता है। तो आपका पहला अक्षर कौन आ गया साथों, क्यों आ गया, तो यहाँ पे हम लोग क्यों लिख देते हैं। ठीक, अब दूसरे अक्षर का रिलेशन बनाइए, यम एल के जे, यम
L K J, M13 L12 K11 J10, इसमें भी -1 हुआ है, -1 हुआ है। 10 में से घटाएंगे 9, 9 पे कौन होता है I, यानी कि दूसरा अक्षर कौन आ गया, I आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, पहला हमारा Q आया था, दूसरा क्या आ गया, I आ गया। तीसरा निकालिए QPON, QPON, Q17 P16 O15 N14, इसमें भी देखिए -1, 14 में से घटाएंगे 13, 13 पर कौन होता साथ M, QIM आपका राइट आंसर होगा, QIM पहला ऑप्शन देखिए, तो बिल्कुल परफेक्टली आंसर है। क्लियर, आप सभी को ये सॉल्व समझ में आया। चलिए साथियों नेक्स्ट देखिए, अगला सॉल्व क्या पूछ सकते हैं भाई पेपर में। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, सेम वही सवाल था जो हमने इस तरह के एक सवाल हल किया था भाई। यदि A का अर्थ भाग है, B का अर्थ गुणा है, C का अर्थ प्लस है, D का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा। ये आपका सातवां समीकरण दिया है, तो हल करिए। 50 A है, तो A का अर्थ देखिए भाग दिया है, तो A की जगह भाग रख दीजिए भाई। 10 के बाद देखिए C है, C का अर्थ क्या है, प्लस है, तो C की जगह प्लस करिए 2, 2 के बाद देखिए B है, B का अर्थ गुणा है। 7 के बाद देखिए क्या है भाई, D है, D का अर्थ क्या है, माइनस है। ठीक, समीकरण बन के तैयार हो चुका है, इसमें बॉडमस में अप्लाई करिए। 10 का भाग 50 पे देंगे तो 5 बार में, 2 7 14 माइनस है, 5 14 19, 19 में से 6 घटा देंगे 13 आंसर आएगा। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप सभी को समझ में आई ये सवाल। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या हो सकता है। 3 से 4 सवाल आपके पेपर में आएगा। ये 7 व्यक्ति हैं, ABCDEF और G एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। एक सीधा से पंक्ति है भाई, 7 व्यक्ति बैठे, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 4 5 6 7। तो सातों इस तरह के सवाल को कैसे हल करते हैं, एक एक लाइन को पढ़ते हैं, एक एक लाइन को कंप्लीट करते हैं। देखिए C के दाएं ओर कोई नहीं बैठा, दाएं आपका इधर होता है, बाएं आपका इधर होता है। तो सवाल पहले लाइन में क्या बोलते हैं कि C के दाएं ओर कोई नहीं बैठा है, यानी कि सातों C को सबसे दाएं ओर बैठाएंगे, तभी तो इस C के दाएं ओर कोई नहीं आएगा, है ना। पहला लाइन क्लियर होगा। फिर देखिए उसके आगे वाला लाइन में क्या दिया, C और D के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे, C ऑलरेडी बैठा है, तो C और D के बीच में, C और D के बीच में 3 लोग आ जाएंगे। क्लियर। फिर देखिए D और G के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो साथियों D और G के बीच में, D यहाँ है तो G को हम यहाँ बैठाएंगे, तभी तो भाई D और G के बीच में 2 आएंगे। यदि G को हम यहाँ बैठाएंगे तो D और G के बीच में देखिए केवल 1 आएगा, लेकिन सवाल बोला है कि D और G के बीच में 2 लोग आना चाहिए। ठीक, कंप्लीट हुआ ये लाइन। फिर देखिए F के बाईं ओर तीसरे स्थान पे A बैठा है। साथियों मेरे F के बाईं ओर तीसरे स्थान पे A बैठा है, F के बाईं ओर, यानी साथियों F के बाईं ओर तीसरे स्थान पे A बैठा है। तो देखिए F के बाईं ओर तीसरे स्थान पे A बैठ गया। ठीक, फिर देखिए F के ठीक दाईं ओर पड़ोस में B बैठा है। भाई देख ले F के ठीक दाईं ओर पड़ोस में B बैठा है, तो F के जस्ट राइट साइड में B को बैठा लीजिए। अभी एक पंक्ति खाली है, यहाँ पे कौन नहीं बैठा है, E नहीं बैठा, तो E को बैठा लीजिए। कंप्लीट हो गया। सवाल क्या पूछा है कि B के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे, तो साथियों B यहाँ है भाई, इसके राइट साइड में एक G बैठा है, एक C बैठा है, यानी 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो इस सवाल का B ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, आप सभी को समझ में आई ये सवाल। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या बनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एक निश्चित गुण भाषा में ड्रिंकिंग इज डेंजरस को CDPK OS के रूप में, एवॉइड डेंजरस हैबिट को OSMP इच के रूप में, और प्लीज एवॉइड ड्रिंकिंग को RKPK MP के रूप में कोडबद्ध किया गया है। तो दी गई भाषा में डेंजरस को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। तो साथियों आप सभी से क्या पूछा गया है, डेंजरस का कोड पूछा गया है। डेंजरस का कोड पूछा गया है, तो भाई कॉमन चेक करिए, देखिए किसमें डेंजरस है। दोस्त मेरे देखिए डेंजरस आपका इसमें दिया गया पहले वाले में, और दूसरे वाले में भी डेंजरस दिया गया, तीसरे वाले में देखिए डेंजरस नहीं दिया गया है। यानी कि साथियों दोनों में डेंजरस क्या हो गया भाई, कॉमन मिल गया, पहले वाले और दूसरे वाले में। जब आपको पहले और दूसरे वाले में डेंजरस कॉमन मिल गया, तो आप देखेंगे इनके दोनों कोड में कोई ना कोई आपको कॉमन मिल जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा भाई। देखिए पहले वाले कोड यहाँ पर है, दूसरे वाले कोड यहाँ पर है, और तीसरे वाले कोड यहाँ पर है। तो डेंजरस हमसे पूछा था, तो डेंजरस कॉमन मिला है, तो इनके कोड में कोई ना कोई कॉमन आपको मिल जाएगा। देखिए
ओ एस इसमें भी है, ओ एस इसमें भी है। तो डेंजरस जिस प्रकार से पहले दूसरे में कॉमन था, उसी प्रकार ओ एस भी दोनों में कॉमन मिलेगा। तो यही आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, आप सभी को समझ में आया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 को हल करिए। अब इस सवाल का उत्तर निकाल के बताइए सर। तो ये मैथ रिलेटेड सवाल है भाई। 100 आदमियों के लिए 13 हफ्तों का राशन व्यवस्था है। जब 30 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं तब यह राशन कितने हफ्तों तक चलेगा? कुल राशन यानी कि भोजन की मात्रा 100 आदमियों का है, तो साथ पहले 100 इंटू 13 कर देंगे, यानी कि अब कितना होगा? 1300 हो जाएगा भाई। ये भाई आपका 1300 आदमियों और सप्ताह के लिए चलेगा। जब आदमियों की नई संख्या आ गई तो पहले 100 आदमी थे, इसमें 30 आदमी और जुड़ गए, यानी टोटल कितने हो जाएंगे आदमी? 130 आदमी हो जाएंगे। क्लियर? तो राशन के जो चलने का समय होगा, राशन के लिए जो साथियों चलने के लिए समय होगा वो क्या होगा साथियों? आप 1300 का भाग करा देंगे 130 से, क्लियर हो जाएगा। 1 0 से 0 कैंसिल, 13 दहा में 130 होता है। यानी कि साथियों जो तब यह राशन कितने हफ्तों तक चलेगा? 10 हफ्तों के लिए चलेगा केवल। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। राशन के लिए चलने का समय कितना होगा? टोटल आपका साथियों 70 दिन तक चलेगा। एक हफ्ते में 7 दिन, यानी कि 10 हफ्तों में 70 दिन हो जाएगा भाई। क्लियर? आप सभी को समझ में आया? भाई कुल राशन जो भोजन की मात्रा है, पहले 100 आदमियों का 13 हफ्तों का राशन है, तो 100 इंटू 13 करेंगे 1300 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1300 आदमी ये सप्ताह के लिए हो जाएगा। तो आदमियों की नई संख्या भी तो जुड़ रहे हैं, 30 आदमी जुड़े, यानी कि टोटल आदमी 130 होंगे भाई। अब जब आप राशन के लिए चलने का समय निकालेंगे तो 1300 भाग 130 से करा देंगे तो 10 आपका आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे मेरे दोस्त। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 को हल करिए भाई। इस सवाल का राइट आंसर बताइए। एक सम चतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो इसके परिमाप की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। दोस्त मेरे देखिए D1 कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, ठीक। D2 कितना दिया है मेरे दोस्त? 24 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है भाई, कोई बता सकता है फॉर्मूला? सभी स्टूडेंट बताएंगे। पहले तो साथियों आप जान लीजिए कि जब सम चतुर्भुज है, दो विकर्णों की लंबाई होती है, हमेशा याद रखिए साथियों, जानते क्या होता है? जैसे D1 का हाफ करना होता है भाई, इसका हाफ करना होता है, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो ये कितना होगा साथियों? हाफ करने 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 24 सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सम चतुर्भुज के लिए जो परिमाप की लंबाई होती है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, कोई बताएगा स्टूडेंट? मेरे दोस्त हमेशा याद रखिए फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर आपका मेरे दोस्त D1 अपान 2 का होल स्क्वायर प्लस D2 का पूरे के बराबर होल स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो दोस्त मेरे ऐसा काम क्या करेंगे आप लोग? देखिए आपने भाई हाफ कर लिया है, हाफ कर लिया है, ठीक। क्लियर? आप सभी को हाफ कर लिया तो डायरेक्ट साथियों आप क्या करिए, हाफ को मत करके 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। यही फॉर्मूला होता है। तो भाई इनका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर कितना होगा भाई? 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, 12 के स्क्वायर 144 हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त? आप सभी को यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट? फिर मेरे दोस्त कितना आएगा? 25 44 कितना? 144, रूट में 169, रूट में 169। अब रूट 169 किसका होता है? 13 का होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर मेरे दोस्त? आप सभी को यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट तो बताइए। यहाँ तक साथियों आप सभी को किसी प्रकार का डाउट हो इस सवाल में तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें क्लियर करिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका बिल्कुल परफेक्टली आंसर बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। 1/20 10/90 का कितना प्रतिशत होगा? तो साथियों इस सवाल का परफेक्टली आंसर बताइए, क्या बनेंगे मेरे दोस्त? 1/20 10/90 है तो इसको क्या करिए? 90/10 करिए भाई, इंटू 100 करिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो साथियों 1/20 ऐसे लिखिए, लेकिन जो 10/90 इसको उल्टा करिए, 90/10 करिए। तो इसको हल करिए, देखिए 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा भाई। क्लियर? फिर देखिए ये 9 है, ये 100 है, यानी कि 900 हो जाएगा। अब नीचे देखिए 2 अभी बचा और 10 बचा, यानी 10 दूना 20 हो जाएगा। तो 1 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग 90 में देंगे 45, तो कितना होगा प्रतिशत भाई? 1/20 10/90 का तो 45% हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आप सभी को समझ में आया? तो इस तरह साथियों ये पूरे हम
55 सवाल आपके एग्ज़ाम से ठीक एक दिन पहले कंप्लीट कर लिया, जो कि साथियों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब बताइए साथियों, आप सभी का आज के इस क्लास में कितना क्वेश्चन बना, सभी स्टूडेंट ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूँगा साथियों आप सभी को ये क्लास बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे। यदि साथियों आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं दोपहर 12 बजे नए क्लास के साथ, एक नए दमदार पेपर के साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए भाई बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।